नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम। आज 22 जुलाई 2020 है और मैं आज के करंट अफेयर्स को लेकर के आया हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो आपको रेगुलर प्राप्त हो रहा है, इसीलिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो आइए दोस्तों, हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कछुओं के संरक्षण के लिए किस ऐप का शुभारंभ किया है? तो जो कछुआ, जिसे हम लोग टर्टल भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो भारत में पहले उसका देख लेते हैं कि क्या स्थिति है टर्टल की। देखिए, ये इंडिया का मानचित्र है। जब इंडिया के मानचित्र पर हम जाते हैं तो देखते हैं कि टर्टल की स्थिति जो है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट दोनों क्षेत्रों में है। दोनों प्रदेशों में इनकी बहुतायत में ये पाए जाते हैं। और भारत में जो टर्टल है, एक डाटा आया हुआ है, उस डाटा के अनुसार 2009 से लेकर के 2019 के बीच करीब 1,11,000 टर्टल की तस्करी हुई है। और इसमें से भारत में जो टर्टल पाए जाते हैं, जो फ्रेश वाटर के टर्टल होते हैं, उनकी ही ज़्यादा जो है स्मगलिंग होती है। और जो फ्रेश वाटर के जो टर्टल होते हैं भारत में, उसकी 28 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, 28 प्रजातियाँ हैं। और इन 28 प्रजातियाँ जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है, उन्हीं के डाटा बेस तैयार करने के लिए एक एप्लीकेशन तैयार किया गया है, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देख लेते हैं कि जो महत्वपूर्ण टर्टल है, ऐसे 28 है, लेकिन में से कुछ को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन टर्टल दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे इसका इंडेक्स है ग्रीन टर्टल का। तो ग्रीन टर्टल का यहाँ पे है ग्रीन टर्टल, यहाँ है ग्रीन टर्टल, ये ग्रीन टर्टल है, यहाँ पर भी ग्रीन टर्टल है, यहाँ भी ग्रीन टर्टल। मतलब कि ग्रीन टर्टल कहने का मतलब कि पूर्वी और पश्चिमी तट दोनों पर पाए जाते हैं। ओलिव रिडले टर्टल को देख लेते हैं। तो ओलिव रिडले टर्टल जो है, देखिए, बंगाल में यहाँ पर भी है, उड़ीसा के कोस्ट पे भी है, आंध्रा के कोस्ट पे भी है, तमिलनाडु के कोस्ट पे भी है। ठीक है, तो ये है ग्रीन, पश्चिमी तट पे भी है। यहाँ पे देखिए कर्नाटका और महाराष्ट्र, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर गुजरात के तट पे भी है ओलिव रिडले टर्टल। अभी जिस प्रकार से लॉकडाउन हुआ है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो तटीय इलाके होते हैं, वहाँ पर तटों के किनारे जो है बहुत सारे टर्टल जो है आकर के अपना आसानी से वहाँ पे देखने को मिल गई, चूँकि वहाँ का पर्यावरण जो है काफ़ी सुधर गया था। तो ये जो है, वैसे ये सलाइन वाटर के हैं, तो इनके लोकेशन को देख ले। लेकिन ये जो ऐप लॉन्च किया गया है वो फ्रेश वाटर के लिए है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए हॉक्सविल है यहाँ पे, जिसको कि हम लोग यहाँ दिखाया गया है सर्किल से। तो इसका देखिए यहाँ पर ये है तमिलनाडु के तट पर भी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको देखेंगे। और ये जो है, जो फ्रेश वाटर टर्टल का इलाका है, तो फ्रेश वाटर टर्टल का इलाका ये, यहाँ पर ये बहुतायत से पाए जाते हैं फ्रेश वाटर टर्टल। ये जो गंगा का बेसिन है, उसमें ये बहुतायत से पाए जाते हैं फ्रेश वाटर टर्टल। इसके बाद ये जो सिंधु का ये जो है, तो फिर पाकिस्तान का इलाका, यहाँ पे भी बहुतायत से फ्रेश वाटर टर्टल पाए जाते हैं। तो इसके लिए एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया गया है। और ये एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया है वो ITCAN के सहयोग से लॉन्च किया गया है। अब ये ITCAN क्या है भाई? तो ITCAN का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क है। इसको ध्यान रखेंगे कि ITCAN से मिलकर बना हुआ है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क। अब आइए देखते हैं कि उस ऐप का क्या नाम है। तो उस ऐप का नाम जो है, आइए देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास है अलाइनमेंट है, फुटप्रिंट ट्रेसिंग है, कॉलर ट्रेसिंग है और कुरमा ट्रेसिंग है। तो ये जो है, इसका नाम है कुरमा ट्रेसिंग, कुरमा एप्लीकेशन। ये है कुरमा एप्लीकेशन, जो कि ITCAN ने बनाया है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि UAE का पहला मंगलयान अमल, जिसे होप नाम भी दिया गया है, मंगल ग्रह पर कब पहुंचेगा? ये
यूएई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात का मंगलयान है और ये पश्चिमी देशों का एक पहला मंगलयान है। तो इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है इस पर हम बात करेंगे, पहले इसकी एक संक्षिप्त परिचय हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो मंगलयान जो है ये लॉन्च किया गया है, वो जो ये जापान का ये एक यहाँ से एक स्पेस सेंटर है जापान का जिसके नाम है तेनागी सीमा। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, तेनागी सीमा ये जापान का स्पेस सेंटर है और ये जापान का सबसे बिगेस्ट स्पेस सेंटर है, बिगेस्ट स्पेस सेंटर है तेनागी सीमा। तो इसको ध्यान रखेंगे। इसे बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन इसको ना देखेंगे, अभी फिलहाल हम इसी को देखते हैं। एक को अगर सबको देखेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन अभी टॉपिक से हट जाएगा। तेनागी सीमा, लेकिन जापान के बारे में कुछ चीज़ों को जान लेते हैं अभी हम, इसलिए कि ये जो मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ इसे क्वेश्चन आते ही हैं। तो देखिए, जापान में जो आइलैंड है उसमें से कभी कभी रेंज दे देता है कि साउथ से नॉर्थ तक कौन है, सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये जो आइलैंड है यहाँ जो दिखाया गया है इसको हम लोग बोलते हैं होक्काइडो। इसको क्या बोलते हैं? होक्काइडो, सबसे नॉर्थ में है। ये जो आइलैंड है इसको हम लोग बोलते हैं होन्शु। होन्शु। ये जो यहाँ पे ये जो आइलैंड है इसको हम लोग बोलते हैं शिकोकू। शिकोकू, शिकोकू। और ये जो आइलैंड है इसको हम लोग बोलते हैं क्यूशू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूशू, क्यूशू आइलैंड। तो ये आइलैंड है जो नॉर्थ से साउथ तक, और बिगेस्ट को ध्यान रखेंगे, ये सबसे बड़ा है। होन्शु क्या है? सबसे बड़ा है। देखिएगा दोस्तों, कन्फ्यूजन होता है होन्शु और होक्काइडो में कौन बड़ा है, ठीक है। नाम से वहाँ पे ऑप्शन आता है तो कन्फ्यूज होने लगता है, होक्काइडो है होन्शु है। तो ध्यान रखेंगे कि सबसे ऊपर है उसमें थोड़ा सा बड़ा नाम है होक्काइडो, लेकिन जिसका नाम बड़ा है वो छोटा है और जिसका नाम छोटा है वो बड़ा है। इसको ध्यान इस तरह से याद कीजिएगा तो याद रहेगा। जिसका नाम बड़ा है वो छोटा है और जिसका नाम छोटा है वो साइज में बड़ा है, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। और ये जो तेनागी सीमा जो स्पेस सेंटर है वो किस पे है? तो ये है क्यूशू पर। इसको भी हम ध्यान रखेंगे, क्यूशू पर है। अब हम आते हैं, ये तो जापान की बात होगी, जापान से छोड़ा जा रहा है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं यूएई के बारे में, संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। देखिए दोस्तों, ये संयुक्त अरब अमीरात हमारा यहाँ पर है। ये है यूएई, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात, और इसका फुल फॉर्म जो होता है यही है। अब ये है कि जो संयुक्त अरब अमीरात है ये 7 सेक्टम से मिल करके बना है, ठीक है दोस्तों। ये ऐसा नहीं है कि एक सेक्टम किसी एक है, इसमें 7 सेक्टम जो है आपस में समझौता करके इस देश को बनाते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी में आया हुआ है कि संयुक्त अरब अमीरात जो है कितने सेक्टम से मिल करके बना हुआ है। तो कौन कौन से इसमें सेक्टम है इसको जानना जरूरी है। देखिए, जो 7 सेक्टम है उसमें से एक तो है जिसे हम लोग बोलते हैं अबू धाबी। एक हम लोग क्या बोल देते हैं? अबू धाबी, एक हमारा हो जाएगा सेक्टम। दूसरा जो सेक्टम है उसको हम लोग बोलते हैं एजमान, उसको बोल देते हैं एजमान। दूसरे को बोल देते हैं शारजाह, तीसरे को बोल देते हैं ओमान अल कुमह। इसके अलावा अन्य जो है 4 सेक्टम है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये 7 सेक्टम से मिल करके बना है। और इसकी कैपिटल कहाँ है? इसकी कैपिटल है अबू धाबी। यूएई की कैपिटल कहाँ है? अबू धाबी। जो एक सेक्टम है वही अपने आप में एक जो है कैपिटल भी है। अब ये जो है ये हमारा फारस की खाड़ी है, क्योंकि ईरान को हम लोग क्या बोलते थे? ईरान का पूरा नाम फारस है, पुराना नाम क्या था? ये फारस है, और यही जो है फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी किनारे है ये। अब आते हैं कि देखने के लिए कि ये इसका ऑप्शन क्या होगा। इसकी जब ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन हमारे सामने आता है कि जनवरी 21, फरवरी 21, मार्च 21, अप्रैल 21। इसका आंसर हो जाएगा फरवरी 21। ये जो मंगलयान है, जिसे कि अमल कहा गया है अरबी भाषा में, जिसे कि इसे अंग्रेजी में इसे होप कहते हैं, ये फरवरी 2021 में पहुंचेगा। अब ये है कि
चूँकि ये अपने तरफ से ये यान को छोड़ने के सक्षम नहीं है, इसके पास तकनीक नहीं है, इसलिए इसने जापान के सहयोग से इस काम को किया है। अब जापान से क्यों किया है एक अलग टेक्निकल पक्ष है, उसी देश में क्यों कराया। एक तो अपने एक मधुर संबंध की बात हो जाती है, किसा किसा मधुर संबंध है, कहाँ पे सस्ता है। इसके अलावा एक अन्य चीज़ें होती हैं कि उन्हीं देशों में सेटेलाइट लॉन्च करे कि यान लॉन्च करने की सुविधा होती है जो कि इक्वेटर के करीब होते हैं, इक्वेटर के करीब होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ भी जब हम सक्षम नहीं थे अपने सेटेलाइट लॉन्च करने के लिए, आज से कई साल पहले, तो हम भी फ्रेंच गुयाना से जा करके छोड़ते थे, क्योंकि फ्रेंच गुयाना इक्वेटर के करीब है। हालांकि जापान इक्वेटर के करीब नहीं है, लेकिन उष्णकटिबंध में है। क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हम जानते हैं कि पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है तो इस कटिबंध में पृथ्वी की गति ज़्यादा होती है। पृथ्वी ज़्यादा गति होती है तो ये जो है एक फोर्स का काम करता है यान या सेटेलाइट को ऊपर की तरफ धकेलने में। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ऐसा शेयर जो कंपनी के कर्मचारियों को रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऐसा शेयर जो कंपनी के कर्मचारियों को रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रकार के शेयर को जो रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं स्वेट शेयर। उसे क्या बोल देते हैं, स्वेट शेयर। इंग्लिश में होता है SWET, स्वेट शेयर। ये कंपनी एक्ट 2013 में प्रावधान किया गया है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेंबर है या एम्प्लॉई है उनको जो है कंपनियां सस्ते रियायती दर पर शेयर को उपलब्ध कराएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा फंड जिनके माध्यम से सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। पहली बात की है सरकारी सिक्योरिटीज क्या होती है। तो देखिए, सिक्योरिटीज एक अर्थव्यवस्था का शब्द है और सिक्योरिटीज का तात्पर्य होता है कि ऐसी परिसंपत्ति जिस पर कोई करदाता अपना कर चुकता न होने की स्थिति में इसकी भरपाई जो है प्रतिभूति के माध्यम से करता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे प्रतिभूति के तौर पे जैसे कि आपने देखा होगा कि बैंक जो है जब लोन देता है तो उसके बदले में कोई सिक्योरिटी रखता है। तो सिक्योरिटी रखने का मतलब क्या हुआ कि अगर वो व्यक्ति लोन चुकाने की स्थिति में नहीं है तो वो जो है सिक्योरिटी है वो किसके पास चला जाएगा, बैंक के पास। लेकिन जब कोई वित्तीय संस्थान की जब बात करते हैं, हमें वित्तीय परिसंपत्ति की बात करते हैं, ये तो हो गया लैंड वगैरह के बारे में जो बैंक की जमा किया जाता है या कोई फ्लैट वगैरह इस तरह से। लेकिन जब वित्तीय परिसंपत्ति की हम बात करते हैं तो वित्तीय परिसंपत्ति में हम क्या हो जाता है कि शेयर हो जाता है, बॉन्ड हो जाता है, ये सब क्या होते हैं, सिक्योरिटीज ही है। क्या है, सिक्योरिटीज है। और जब सरकारी सिक्योरिटीज की बात करते हैं कि सरकारी सिक्योरिटीज में क्या होता है, तो सरकारी सिक्योरिटीज में जैसे कि किसान बचत पत्र सिक्योरिटीज का, सरकारी सिक्योरिटीज का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तब हम आते हैं इसके ऑप्शन पे। इसका ऑप्शन क्या होगा, तो पहला ऑप्शन उसे हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड। दूसरे को दिया है गिल्ड फंड, तीसरे को बोलते हैं सिक्योरिटी, चौथे को बोलते हैं बॉन्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा गिल्ड फंड। गिल्ड फंड एक ऐसा फंड है जिसके माध्यम से इसकी राशि को सरकारी सिक्योरिटीज में ही निवेश किया जाता है, अन्य जगह पर इसका निवेश नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। गिल्ट एज मार्केट में प्रतिभूति हो, जैसे कि अंग्रेजी में सिक्योरिटीज कहते हैं, का क्रय विक्रय किसके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो हमारे सामने ऑप्शन है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, B है SBI, और C है स्टॉक एक्सचेंज, D है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा A। RBI जो है
गिल्ट एज मार्केट में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करने का माध्यम है, यही इसकी देखरेख में, यही इसको बैक करता है। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? RBI। आइए दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, जब विदेशी निवेशक किसी उद्योग में सीधे निवेश करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जब विदेशी निवेशक किसी उद्योग में सीधे निवेश करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? इसका तात्पर्य हुआ है कि उत्पादन के साधन में वो सीधे निवेश करते हैं। क्या हुआ दोस्तों? उत्पादन के साधन में वो सीधे निवेश करते हैं। तो उत्पादन के साधन जब बात करते हैं तो 5 उत्पादन के साधन परंपरागत रूप से होते हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं श्रम, दूसरा को हम लोग बोलते हैं पूंजी, तीसरे को हम लोग बोलते हैं व्यवस्था, जो चौथा होता है उसको हम लोग बोलते हैं भूमि, और 5 को हम लोग बोलते हैं साहस। तो जब इनमें कोई विदेशी निवेशक सीधे निवेश करता है आकर के और इनमें सीधे निवेश करे तो उसे हम क्या कहेंगे? तो हमारे सामने ऑप्शन है ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, सी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, डी यूरो इक्विटी। तो ये जो होता है इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। जब उत्पादन के साधन में कोई सीधे निवेश करता है तो उस प्रकार को निवेश को हम FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि परमिट, कोटा, लाइसेंस जिसे PQL कहा जाता है, नीतियों की कठोरता में कमी लाना क्या कहलाता है? परमिट का मतलब समझते होंगे कि एक औद्योगिक नीति में प्रावधान किया गया था कि आपको अगर कच्चा माल लेना है, कोयला लेना है या पेट्रोलियम लेना है तो आपको परमिट जारी किया जाएगा। ठीक है, उस परमिट में भी कोटा फिक्स होता था कि परमिट तो मिलेगा लेकिन आप इतना ही ले सकते हैं कोटा, इससे ज़्यादा आपके पास इसको आप नहीं ले सकते हैं। और लाइसेंस तो पता ही है, किसी उद्योग को चलाने की लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है थी पुराने व्यवस्था में। 1991 के जो पहले की औद्योगिक नीति थी उसमें ऐसा प्रावधान था। मैंने बहुत सारे योजनाओं का, नीतियों का नाम नहीं लिया है क्योंकि उसको अभी ज़रूरत यहाँ नहीं है। तो ये लेकिन परमिट, कोटा, लाइसेंस ये है। कत की नीतियों में कठोरता में कमी लाना क्या कहलाता है? तो हमारे सामने ऑप्शन है लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, बी प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, सी ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, डी कोलोनाइजेशन औपनिवेशीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। परमिट, कोटा, लाइसेंस की नीति में कठोरता लाने को हम लोग क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, इस फैक्ट को ठीक से समझ लीजिए। देखने में आसान लगता है, हम रात दिन इस शब्द को सुनते हैं लेकिन कंसेप्ट के लेवल पर लोगों को नहीं जानकारी होती है कि हम कैसे कम शब्द में इस चीज़ को रखें। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, निवेश को विनिवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निवेश को विनिवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है दोस्तों, हालांकि क्वेश्चन और बड़ा भी हो सकता था लेकिन कंसेप्ट को यहाँ समझ लीजिए कि निवेश को विनिवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मैं एग्जांपल से बताना चाहूँगा। जैसे मान लेते हैं कि सिंदरी में जपला में सीमेंट का कारखाना है। एक झारखंड स्टेट है भारत में जहाँ पे जपला सीमेंट का कारखाना है, वो सरकारी क्षेत्र का सीमेंट कारखाना है वो। तो जपला पूरी तरह से सरकारी कंपनी है। अगर उसमें से कोई विदेशी कंपनी आए और कहे कि हम उसमें पैसा लगाना मैं चाहता हूँ, तो 1000 करोड़ की संपत्ति, 1000 करोड़ की कंपनी है और कोई आए उसमें से वो 50% से अधिक, मतलब 51% या 55%, मतलब 50% से अधिक, अगर वो उसमें की पैसा को क्या करता है, उसमें इन्वेस्ट करता है, तो 1000 की करोड़ी है और करोड़ की संपत्ति वो कारखाना है और 51% वो खरीदना चाहता है, तो इसका मतलब कि 501 करोड़ रुपया लगा देगा, 501 करोड़ रुपया वो सरकार को दे देगा
ठीक है, तो उसकी हिस्सेदारी इसका मतलब उस जपला सीमेंट फैक्ट्री में हो गई। तो चूँकि 50% से अधिक उसने निवेश किया है, इसीलिए उस जपला को संचालन करने का अधिकार किसके पास आ जाएगा? उस विदेशी कंपनी के पास। तो जब विदेशी कंपनी के पास आ गया, इसका मतलब कि सरकारी क्षेत्र वहाँ से पीछे हट गया। प्रशासन, सिर्फ प्रशासन में, उसको संचालन में बाकी तो रहेगा, लेकिन संचालन में इसकी भूमिका कम हो जाएगी और निजी जो आया है विदेशी कंपनी, उसका भूमिका उसमें बढ़ जाएगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं निजीकरण। तो इन्वेस्टमेंट था सरकार का 1000 करोड़ का, अब उसने डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया, बाकी अपने से पैसे को बेच दिया, डी इन्वेस्ट कर दिया। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्या कह देंगे? प्राइवेटाइजेशन। बी, इसमें ध्यान रखना है कि 50% से अधिक होने पे ही प्राइवेटाइजेशन होगा, क्योंकि उसका संचालन जब तक निजी के हाथ में नहीं आता है, निजी अथॉरिटी के पास, तब तक वो प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के लिए खोल देना क्या कहलाता है? अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व को खोल देना या विश्व के साथ जोड़ देना क्या कहलाता है? हमारे सामने ऑप्शन है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और कोलोनाइजेशन। इसका अर्थ समझ रहे होंगे। खोल देना मतलब कि हम कोई अर्थव्यवस्था बंद है, देखिए बंद था, हमने हर जगह लाने के लिए जो टैरिफ तरह तरह का लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा टैरिफ का पहाड़ खड़ा कर देते हैं, किसी कंपनी को बाहरी कंपनी को आने नहीं देते हैं, लाइसेंस की प्रक्रिया देर कर देते हैं, डिले कर देते हैं, तरह तरह के चेक एंड बैलेंस की नीति अपनाते हैं, जिसके कारण वो स्मूथली नहीं निवेश कर पाती है। तो ये सारी जो बाधाएं हैं उसको स्मूथ कर देना, ख़त्म कर देना या मिनिमाइज कर देना। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि वो विश्व के साथ लिंक हो जाएगा, शेष वर्ल्ड के साथ जुड़ जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वैश्वीकरण। तो ये दोस्तों प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और वैश्वीकरण के क्वेश्चन आते हैं। अभी भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं, क्या कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चूँकि मैं पहले ही बोलता हूँ कि अस्थायी प्रकृति के जो करंट अफेयर्स हो उसी को ज़्यादा वरीयता दें, अस्थायी करंट को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज कुछ और डाटा है, कल कुछ और हो जाता है। इसीलिए डाटा वाले प्रश्नों को जब तक सरकार के द्वारा फाइनली ना इशू किया जाए तब तक उन प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान न दें। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो आपको प्राप्त हो रहा है इसलिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों।